हाय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी पिछले चैप्टर में मैनेजमेंट के बारे में बताया गया कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या रही है बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या आते हैं, मैनेजमेंट को आर्ट्स बोलते हैं, साइंस बोलते हैं कि प्रोफेशन बोलते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। एंड में एक टॉपिक था कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसका कोऑपरेशन से क्या डिफरेंस होता है, इस बारे में आपको सब बता दिया गया है। जब हमने ये पता कर लिया कि मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनी को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो क्यों ना अब आपको देखो, आप एक नए मैनेजर हो, आप अपने आप को एक नया मैनेजर समझो, आपको बोला जाए जाओ काम करो इफेक्टिव और एफिशिएंट, क्या आप कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। अभी तुम स्टार्टिंग में यू नीड सम गाइडेंस, राइट? यू नीड सम गाइडेंस कि मैनेजमेंट को आपने कैसे चलाना है कि आपका जो गोल है दैट गोल विल बी डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट? तो उसको पूरा करने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। प्रिंसिपल मतलब एक जनरल गाइडलाइंस आपको मिलेंगी, वो अगर आप फॉलो करोगे, उसके अंदर अपना दिमाग अप्लाई करोगे, अपना दिमाग को सही से लगाओगे, उसके अंदर जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, विजडम लिया है, पढ़ाई लिखाई जो आपने करी है, एजुकेशन करी है, उसको यूज करोगे उसके अंदर, उसके कारण ही आपका जो काम होगा वो इफेक्टिव और एफिशिएंट बनेगा। तो वो ये चैप्टर जो है आपका, ये चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को लेके किस किस बंदे ने कौन कौन सी गाइडलाइंस दी हैं। देयर में बी थाउजेंड ऑफ मैनेजमेंट गुरुस हु हैव प्रोवाइडेड गाइडेंस टू यू, राइट? or guidance to the management professionals, but we are not bothered about any other management guru. We are only bothered about two management gurus जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। हमारे कोर्स में सिर्फ दो ही मैनेजमेंट गुरु हैं जिन्होंने प्रिंसिपल बताए हैं, उसी को याद करना है। एक का नाम है बेटा हेनरी फ्योल। क्या नाम है बेटा? हेनरी फ्योल। एक का नाम है हेनरी फ्योल, एक का नाम है F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। एक का नाम है हेनरी फ्योल, एक का नाम है F.W. टेलर। हेनरी फ्योल ने बात की थी टॉप मैनेजमेंट के रूप में, टॉप मैनेजमेंट की क्या मैनेजमेंट की गाइडलाइंस होती हैं, और टेलर ने बात की थी वर्कर लेवल पे क्या मैनेजमेंट की गाइडलाइंस चाहिए होती हैं आपको। यानी मैं आपको ये बोल दूं कि हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा काम किया था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। टेलर ने वर्कर मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा काम किया था, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यानी एक तरह से अगर मैं बोलूं, टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेनरी फ्योल ने देखा, लोअर लेवल और उससे लोअर वर्कर लेवल मैनेजमेंट को टेलर ने देखा। ये इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है? और इस चैप्टर में क्या है, एक प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब क्या होता है, टेक्निक का मतलब क्या होता है, ये तीन तरह के डिफरेंस है। फंक्शनल मैनेजमेंट क्या होते हैं, चार आपके टॉपिक हैं जो डिफरेंस है। एक नंबर का आ जाए तो आ जाए, वैसे चांस होते हैं कम आएगा। फिर उसके बाद बताया गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं। जैसे हमने मैनेजमेंट के फीचर्स किए थे एमसीडी पर गोइंग ग्रुप, ऐसे ही आपके फीचर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, आप वो भी देखने हैं। उसके बाद डेफिनेटली आपने मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस देखी है एक तरफ, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी। बी वेरी केयरफुल बच्चा, यहाँ पे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज डिफरेंट देन फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। ये आपको डिफरेंस है। कभी क्वेश्चन आए मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है तो उसका आंसर आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं देनी है आपने। बी वेरी केयरफुल, बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर। ओके, मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह इसका क्या मतलब है। उसके बाद क्या है इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो 14 प्रिंसिपल दिए गए हैं, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं आपको, वो आपको पढ़ाया जाएगा अच्छी तरह से। उसका मतलब क्या होता है वो पढ़ाया जाएगा, उसके बेनिफिट क्या है वो बताए जाएंगे आपको, कॉन्सिक्वेंसेस क्या अगर आप फॉलो नहीं करते तो बताया जाएगा आपको। इसी तरह जिस तरह मैनेजमेंट के जो 14 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल हैं वो हेनरी फ्योल ने दिए थे, इसी तरह टेलर ने इसी तरह वर्कर मैनेजमेंट के ऊपर 4 प्रिंसिपल दिए हैं, उसको बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल बोलते हैं 4। टेलर ने सिर्फ 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है, आधा तो उसके ऊपर बेस्ड है। और अगर हम बात करें हेनरी फ्योल की, उसने दिए हैं 14 प्रिंसिपल, सॉरी मैं टेलर बोल गया पहले, टेलर ने दिए हैं 4 प्रिंसिपल। उसकी टेक्निक है 8 टेक्निक दी है उसने, और एक टेक्निक के अंदर 8 और पार्ट है। तो इन टोटलिटी हमने एक तरफ हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स याद करने हैं, एक तरफ 4 प्रिंसिपल याद करने हैं F.W. टेलर के, 4 के अंदर 8 टेक्निक भी हैं टेलर की, वो भी याद करनी है हमको। उस 8 टेक्निक के अंदर एक टेक्निक के 8 पार्ट है, वो भी याद करने हैं। तो इन टोटल अगर मैं फ्योल की बात करूं तो सिर्फ 14 याद करने हैं, अगर मैं टेलर की बात कर रहा हूं 4 + 8 + 8
4 8 12 8 20, तो 20 पॉइंट्स हमको इसमें उसके याद करने हैं, टेलर के। ठीक है बच्चों, तो मेरी शुरुआत इस बार होगी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिए थे, 14 के 14 आपको याद करने पड़ेंगे। याद करने का तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं तरीका याद करने के लिए। हम अच्छी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं बेटा, हमें कोई इसका रीजन दो। वाई वी वांट टू सिक्योर अराउंड 97 98 98% मार्क्स। डेफिनेटली वी वांट टू गो टू अ बेस्ट कॉलेज, राइट। मेरा एक कॉमर्स के बच्चे का मेजर एम क्या होता है, आपको एक बेस्ट कॉलेज में ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ 4 में आपको 97 90% मार्क्स चाहिए होते हैं, राइट। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा कि बेस्ट कॉलेज आपके हिसाब से कौन सा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में पढ़ा रहा हूं मैं। दिल्ली के अंदर कौन सा बेस्ट कॉलेज है आपके हिसाब से? तो आपके मुझे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आई होप आई एम करेक्ट हियर। तो कॉलेज दिल्ली का बेस्ट है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। बस इसी के बेस के ऊपर मैंने एक स्टोरी क्रिएट की है, उस स्टोरी से आपको सारे प्रिंसिपल याद हो जाएंगे एकदम। ठीक है, हुआ क्या, आपको श्रीराम कॉलेज में एडमिशन मिल गया, भगवान करे मिले आपको, मिल गया आपको श्रीराम कॉलेज में एडमिशन। तो उस कॉलेज में आप बैठे मस्ती कर रहे थे एक दिन, तो आपके दादू जी आ गए कॉलेज में, राइट है जी। आपके दादू जी कॉलेज में आ गए। अब सोचो, दादू जी कॉलेज में आ गए, आप बैठे हो, ठीक है, गर्ल्स बैठी है, बॉय गर्ल्स का कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मस्ती कर रहे हैं, राइट। भगवान करे आप ना करो ये काम, बट कोई कर रहा है सपोज। उसी टाइम क्या हुआ, दादू आ गए। अब क्या करेंगे बच्चे घबरा जाएंगे कि दादू कुछ मेरे को गलत चीजें करते ना देख ले, मेरी कंप्लेंट ना कर दे फादर को, राइट। डर तो लगता ही है सबको। तो कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे ना, दोस्तों को बोलोगे बचाओ। ठीक है, तो आपके दादू आए किस कॉलेज में, श्रीराम कॉलेज में आए, आपने कहा बचाओ, दैट्स इट। इतना ही आपको एक स्टोरी याद करनी है। इस स्टोरी से ही आपको सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 के 14 याद हो जाएंगे। स्टोरी क्या है, दादू आए, ध्यान से देखना बेटा, DADU कहां पे आए, श्रीराम कॉलेज, राइट। आपने क्या SOS का एक मैसेज भेजा, राइट। आपने SOS का एक मैसेज भेजा, दैट्स इट, राइट। एक ई और घुसा देना इसके अंदर, ई का कुछ बन नहीं रहा मेरे से, तो ई यहां घुसा देना। ये है आपके 14 प्रिंसिपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 प्रिंसिपल, राइट। क्या दोबारा याद करेंगे, दादू आए, कहां पे आए, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, हमने लिख दिया वहां पे दादू आए श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। वहां पे क्या दोस्तों को बोला, SOS मेरी जान बचाओ, दैट्स इट को शॉर्ट फॉर्म में IE बोलते हैं। तो अब इस तरह आपको सारे प्रिंसिपल याद हो जाएंगे। आपने क्या करना है, इसी को पॉज करो, 1 मिनट के लिए पॉज करो, और जो मैंने आपको बोला है, दादू आए श्रीराम कॉलेज, बचाओ SOS दैट्स इट, इसको 5 6 बार आप रट लो। दादू आए श्रीराम कॉलेज, बचाओ दैट्स इट। ठीक है जी। अब मैं आपको लिख रहा हूं इसकी फुल फॉर्म क्या है, कैसे बनता है। पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिया है, ये हेनरी फ्योल के हैं, हेनरी फ्योल जिसने टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम किया है, उसने प्रिंसिपल दिया है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, आपको इसका मतलब जरूर पता होगा, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ। डिवीजन ऑफ वर्क, राइट है जी। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चौथा है डिसिप्लिन, थर्ड है डिसिप्लिन। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड, उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टुवर्ड्स जनरल इंटरेस्ट। नाम में बड़ा है, राइट, पर इसका तरीका, इसको समझाने का जब मैं बताऊंगा आपको बहुत आसान है। डोंट वरी अबाउट दिस प्रिंसिपल। अगला है रेम्युनरेशन ऑफ वर्कर, फिर है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद है स्केलर चेंज
स्केलर चेन बच्चों, बोलो स्केलर चेन, इसके चांस होते हैं आने के। फिर है ऑर्डर, उसके बाद है इक्विटी, क्या है इक्विटी, उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब कर्मचारी, ठीक है जी। उसके बाद है इनिशिएटिव, उसके बाद है एस्प्रिट डी कॉर्प्स, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब बताया जाएगा आपको क्या होता क्या है। मैंने फिर क्या बोला है आपको, देखो आपको 14 के 14 प्रिंसिपल याद होंगे तभी आप आराम से केस स्टडी पे काम कर पाओगे। अगर 14 के 14 प्रिंसिपल याद नहीं होंगे, आप केस स्टडी पकड़ने में मुश्किल होगी आपको। तो उसका शॉर्टकट मैंने क्या बोला आपको, दादू आए श्रीराम कॉलेज, बचाओ SOS, बीच में ये डालना है, दैट्स इट, ये करना है। सिंपल है याद करने का तरीका, दादू आए श्रीराम कॉलेज, बचाओ दैट्स इट, ये आपको याद करना है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, पहला प्रिंसिपल, पॉज कर लो आराम से, प्रिंसिपल याद कर लो, फिर चलते हैं आगे। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, टेल मी। डिवीजन ऑफ वर्क कुछ नहीं है, काम को आपने ऐसे बांटना है कि वो बटा हुआ काम आपको स्पेशलिस्ट को देना है, ताकि उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ जाए बहुत ज्यादा। आपका काम तो वही है, अल्टीमेटली गोल आपको अचीव करना है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली। अगर आपके जितने भी वर्कर हैं वो वर्कर अच्छा काम करेंगे, बार बार एक ही काम करते रहेंगे, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, राइट। तो प्रिंसिपल ये डिवीजन ऑफ वर्क यही बोलता है आपको। अगर चैप्टर 11th में अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो तो उसमें एक चैप्टर था प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ता है, ठीक है। तो उसका रीजन ये भी था कि आपने एक डिवीजन ऑफ वर्क अच्छा कर रखा है वहां पे, राइट। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, आपको काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है और उस काम को ऐसे बांटना है कि उनको स्पेशलिस्ट को देना है, और स्पेशलिस्ट उस काम को बार बार करते वो काम स्पीड से भी होगा और विद क्वालिटी होगा। आपको दिमाग में सिर्फ मैकडोनल्ड ले आना है। मैकडोनल्ड के अंदर कैसे काम होता है, यू विल गेट टू नो क्या मतलब है। उन्होंने क्या किया है, बर्गर कोई ले देता है, पैसा कोई लेता है, ठीक है। बर्गर को मशीन में कोई डालता है, उसको फ्रिज से कोई निकालता है, आइसक्रीम कोई निकालता है। तो उन्होंने छोटे छोटे काम को बांट दिया, उनका काम कितनी स्पीड से होता है, खटाक से वो 2-2 मिनट 3-3 मिनट का ऑर्डर पूरा कर देते हैं, राइट। तो ये है डिवीजन ऑफ वर्क। अगला क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होता है, वो आपकी कमांड होती है। क्या होती है, आपकी कमांड, कि आपने क्या कमांड देनी है, उसमें उसको आप चाहते हो कि मेरी कमांड को माना जाए, ये होती है अथॉरिटी। कि मैंने एक काम, मेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए उस काम को पूरा करवाने की, ठीक है। मैं जो ऑर्डर दूं वो ऑर्डर पूरा कर पाए, दैट इज अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिसको मैंने काम दिया है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो उस काम को पूरा करे, दैट इज ऑल अबाउट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये दो इकट्ठे क्यों दिए हुए हैं, इकट्ठे बेटा इसलिए दिए हुए हैं, हेनरी फ्योल ने ये बोला था, अगर आपने किसी बंदे को अथॉरिटी दी, राइट, या किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मेरे को मान लो उन्होंने अथॉरिटी दी कि मेरे को अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स 70% से 100% से ऊपर लाने हैं, ठीक है। तो ऊपर तो कैसे लाएंगे, मैं बोलूंगा कैसे लाएंगे, देखते हैं। तो, लेकिन साथ में पेरेंट्स ने मुझे ये भी बोल दिया कि आप मेरे बच्चे को डांटोगे नहीं, मतलब मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि 100% लाने हैं आप, राइट, 90 से ऊपर लाने हैं आपको, राइट। साथ में ये भी साथ में एक पॉइंटर जोड़ दिया कि आपने ये तो कर दिया, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दे दी, लेकिन उतनी मेरे को अथॉरिटी नहीं मिली, तो क्या मैं काम करवा पाऊंगा, डेफिनेटली नहीं। किसी बच्चे ने टेस्ट नहीं किया, या मेरा कोई टास्क दिया मैंने वो नहीं उन्होंने पूरा किया, या मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, क्लास में तंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या रहेगा, उन्होंने मेरे को अथॉरिटी तो दी नहीं उन्होंने मुझे उनको डांटने की, तो कभी भी काम पूरा नहीं होगा। कभी भी मैं अपनी अथॉरिटी अगर मेरे को नहीं मिलेगी तो आई विल नॉट बी एबल टू फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको मैं उल्टा ले लेता हूं। कई बच्चे कई पेरेंट्स होते हैं, वो आते हैं टीचर के पास, आपको जो मारना है थप्पड़ मारना है थप्पड़ मारो, कुछ मारना है कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी मारो कूदो, आपके अगर नंबर नहीं आएंगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। या नहीं, अब उन्होंने क्या किया, उल्टा कर दिया। यहाँ क्या किया उन्होंने, मेरे को पूरी अथॉरिटी दे दी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं। ऐसे में क्या होगा, जब भी याद रखना बच्चों, जब भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है अथॉरिटी ज्यादा है, राइट, हमेशा मिस यूज ऑफ अथॉरिटी होता है। जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है अथॉरिटी से, ये अथॉरिटी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कभी भी काम इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं हो सकता।
ठीक है। तो हेनरी फ्योल ने इसी को देखते हुए, इसी को समझते हुए ये बोला था, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बैलेंस होगा तभी आप काम कर पाओगे। कुछ भी एक ज्यादा होगी, अथॉरिटी ज्यादा होगी तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो आपका काम टाइम पे अचीव नहीं होगा। ये था हमारा दूसरा प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। दो, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से क्या मतलब है आपको पता होगा, स्कूल में हुआ, आपको जो पता होगा डिसिप्लिन मतलब क्या है, कि सारे तरीके से चलेंगे। जो भी मैनेजमेंट के आजकल क्या चल रहा है, कोरोना में क्या है, इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, राइट। हमें क्या बोला नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने बोला कि आपको 21 दिन तक घर में रहना है, राइट। 21 दिन तक घर में रहना है, तो दैट डिसिप्लिन वी नीड टू फॉलो। एक तो डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपको जो भी ऑर्डर मिलेगा उसको फॉलो करना है अपने तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक डिसिप्लिन फ्योल ने कुछ और भी बात जोड़ी थी। उसने ये कहा था, डिसिप्लिन का मतलब ये तो होता है ये जो आप समझ रहे हो। उसने ये भी कहा था, साथ में ये कहा था कि अगर आपको किसी ने प्रॉमिस किया है, कोई एग्रीमेंट किया है आपसे, अगर वो एग्रीमेंट पूरा नहीं करता, ठीक है, तो वो डिसिप्लिन तोड़ता है मैनेजमेंट में। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने अपने वर्कर को बोला, बेटे एक काम कर, ये काम अच्छा कर दे, मैं तेरी तनख्वाह 10,000 बढ़ा दूंगा, ठीक है। अगले महीने में तू मेरा काम पूरा कर दे अच्छी तरह, 3 महीने में मेरा काम पूरा बढ़िया कर दे, टन काम कर दे, जो भी तेरी तनख्वाह होगी मैं उस 3 महीने के बाद तेरी तनख्वाह मैं 10,000 बढ़ा दूंगा। मैंने उसको एक एग्रीमेंट किया, फेयर एग्रीमेंट। अब भाई ने क्या किया, उस भाई ने 3 महीने काम अच्छा कर दिया, मेरा टारगेट पूरा कर दिया, ठीक है। अब चौथे महीने मेरे पास आया, सर आपने मुझे बोला था भाई तनख्वाह बढ़ाओ, अब मैं मुकर गया यहाँ पे। अबे कौन सी तनख्वाह, काम करना इसी तनख्वाह पे कर ले, ठीक है ना, नहीं तो चला जा। ये मैंने अपना वो किया हुआ वादा या एग्रीमेंट तोड़ा। इसका मतलब है मैंने मैनेजमेंट में डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। जब भी कोई वर्ड आपकी केस स्टडी में आएगा कि एग्रीमेंट टूटा है, ठीक है, चाहे वो वर्कर की तरफ से टूटा है चाहे मैनेजमेंट की तरफ से टूटा है, इसका मतलब डिसिप्लिन फॉलो नहीं हुआ। पॉज कर लो, सोच लो क्या क्या करना है, क्या क्या किया आपने। तो ये 3 आपके प्रिंसिपल मैंने कवर कर दिए हैं, बाकी 3 प्रिंसिपल पॉज कर लो, आप आराम से बताए जाएंगे।